हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज सोर्स फॉर द यूपीएससी एवरीवन। सो बहुत टाइम के बाद वी आर बैक एंड कुछ मेंस के एग्जामिनेशन थे मेरे, और बिकॉज ऑफ दैट आई वाज वेरी मच ऑक्युपाइड एंड राइट नाउ आई एम फ्री एंड ready to go. So let's begin with the very important topic for the those aspirants who are preparing for the UPSC 2023 and for the 2024. तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं, और इसमें हम एक स्ट्रैटेजी बेसिकली मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत ही साउंड स्ट्रैटेजी होगी कि किस तरीके से जो एस्पिरेंट्स या जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं 2023 के प्रीलिम्स के लिए, और दोज जो फ्रेशर्स हैं बिल्कुल और 2024 में प्लान कर रहे हैं अपीयर्ड होने के लिए दिस एग्जामिनेशन में, उनके लिए क्या एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या एक साउंड स्ट्रैटेजी अगर हम बात करें होनी चाहिए जिससे कि वो इस एग्जामिनेशन को इजीली क्रैक कर पाए, है ना। देखिए, मैं आपको पहले क्लियरली आपको बता दूं, कोई भी ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होती है, लेकिन बेसिकली अगर ओवरऑल आप जो भी मैं आज स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा इसके अराउंड अपने अपने प्लान को आप कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करोगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा, और धीरे धीरे आप छोटे छोटे अपने जो गोल्स होंगे उसको अचीव करने में आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूं, देखिए अगर हम बात करें बेसिकली अभी 2023 में या फिर अगर बात करो 2024 में कौन कौन से कैंडिडेट्स अपीयर्ड होंगे, देखिए दो तरीके के कैंडिडेट्स होंगे। पहला कौन होगा, जो कि दो तीन बार अभी तक एग्जामिनेशन दे चुका है या एक बार दे चुका है, तो उसको एटलीस्ट एक्सपीरियंस है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं या किस तरीके के एग्जामिनेशन होते हैं, कैसे किस तरीके का स्ट्रेस होता है। बेसिकली आप जितने ईजी वे में जब एग्जामिनेशन की प्रेशर होती है आप उसको हैंडल कर पाओगे, दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू, है ना। दूसरा जो कैंडिडेट होगा दूसरे तरीके का होगा, दिस इज बेसिकली द फ्रेशर वन, जिसको बिल्कुल भी अभी आइडिया नहीं है कि किस तरीके से एग्जामिनेशन होंगी, एंड हु हैज़ रिसेंटली दे दीज आर द कैंडिडेट्स हु हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन, है ना। तो दो तरीके के कैंडिडेट्स होंगे। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है, अगर मैं आपको थोड़े बहुत स्टैट्स के अगर हवाले से आपको बताऊं, तो बेसिकली अराउंड 60% जो कैंडिडेट्स होते हैं किसी भी नेक्स्ट ईयर की जो एग्जामिनेशन होती है बेसिकली यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में, तो यहाँ पे रिपीटर्स होते हैं। मतलब कि उसने लास्ट टू लास्ट ईयर या लास्ट ईयर एग्जामिनेशन दे रखा है, और जो अराउंड 30 से 40% के बीच में जो कैंडिडेट्स होते हैं ये फ्रेशर्स होते हैं। तो ये हर साल की ये स्कीम ऑफ थिंग्स ऐसे वर्क करती है। तो देखिए अभी आप अगर हम बात करें, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 2024 के लिए जो प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और इसके लाइमलाइट में हम डिस्कस करेंगे कि 2023 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी क्या एक पॉलिसी या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो देखिए, अगर 2024 को अगर कोई कैंडिडेट अभी टारगेट कर रहा है और 2024 में किस तरीके से यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन किया जाए इसके लिए वो बेसिकली कोई आइडिया देख रहा है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं अभी तक अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, आई हैव रिटन अराउंड 3 मेंस अभी तक मैं लिख चुका हूँ, और बाकी स्टेट्स के मिला के एटलीस्ट 6 और 7 मेंस हो चुके हैं। तो इतने एक्सपीरियंस में मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी 18 मंथ्स आपके बचे हैं अगर प्रीलिम्स 2024 की बात की जाए, है ना। तो इसमें अभी आपके लिए क्या करने की ज़रूरत है अभी हम बात करेंगे। और इसमें अगर आप देखें 2023 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, 2004 दोज कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द 2023, उनके लिए समवेयर अराउंड 6 मंथ से थोड़ा सा समय ज़्यादा बचा है। तो ये दो पैरामीटर्स हैं जिस पे कि हम आज पूरे सेशन में बात करेंगे। देखिए, अब क्वेश्चन उठता है कि जो 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको क्या क्या अभी एस्पेक्ट्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और बेसिकली ये जो मैं बात करूंगा ये फॉर द दोज एस्पिरेंट्स हु हैव जस्ट स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन, जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि किस तरीके से अभी अपनी पढ़ाई को आगे लेके जाया जाए। तो बेसिकली अभी क्या होगा, बहुत सारे चैलेंजेस अभी आप फेस करोगे, क्योंकि अभी आपने रिसेंटली स्टार्ट किया है प्रिपरेशन, और इसमें बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। चाहे आपको सब्जेक्ट मैटर में समझने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको स्ट्रेस हो रही है कि इतनी सिलेबस कैसे कवर होंगी, आप डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, डिफरेंट रीजनल एरिया से आ रहे हैं, तो बहुत सारे डाइवर्स चैलेंजेस होते हैं जिसको यहाँ पे कोप अप करने की ज़रूरत होती है। देखिए, सबसे पहले अभी 2024 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको क्या करने की ज़रूरत है। देखिए, अगर आप फ्रेशर हैं सबसे पहले आप सिलेबस को देखिए कि यूपीएससी में सबसे, मैं आपको बता रहा हूँ ये रामबाण है, आप बिल्कुल भी ध्यान से सुनिए। जो भी सिलेबस में की वर्ड्स लिखे हैं
जहाँ जहाँ पे लिखे हैं, सपोज अगर जीएस के पेपर 1 में मेंस में लिखा है, जीएस के पेपर 2 में मेंस में लिखा है, तो अभी आप क्लियरली सबसे पहले तो आप ध्यान दें कि 2024 के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन होने में अभी अराउंड 18 मंथ्स यानी 18 मंथ का समय है। तो इसके लिए अभी आप डायरेक्टली ये मत आप फोकस कीजिए कि कैसे मैं प्रिपेयर करूँ प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स क्लियर करूँ फिर मेंस क्लियर करूँ। तो अभी आपकी पॉलिसी या आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? मुझे एग्जामिनेशन के बारे में जानना है, सिलेबस में क्या लिखा है मुझे जानना है। ठीक है, सबसे पहला आपका वर्क ये रहेगा। तो नेक्स्ट आप ध्यान दीजिए, अगर अभी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपको क्या करना है, नेक्स्ट 1 ईयर तक, नेक्स्ट 1 मंथ तक आप पूरे सिलेबस को पढ़ें। और इसके साथ साथ अगर आपने नेक्स्ट 20 डेज में सिलेबस को पढ़ लिया, इसके बाद जो 10 दिन बचते हैं उसमें आप क्या करें, जो भी लास्ट 5 साल में क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो प्रीलिम्स के और मेंस के, आपको जस्ट गो थ्रू करना है। आपको मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 99.99% आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि क्या क्वेश्चन है, लेकिन आपको इससे घबराना नहीं है। यू जस्ट नीड टू गो थ्रू दो सिलेबस, जो भी क्वेश्चंस PYQs हैं, और उनको आप देखो कि क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं, है ना। पहला आपका ये वर्क रहेगा। इसके बाद जब आपने सिलेबस समझ लिया, इसके बाद आप क्या करो, आप अपने छोटे छोटे बुक्स जो हैं, छोटे छोटे मतलब NCERT बुक्स, चाहे वो ज्योग्राफी की हो, मॉडर्न हिस्ट्री की हो, है ना, आर्ट एंड कल्चर की हो, SNT की हो, इन्वायरमेंट की हो, इन सब बुक्स को आप उठाएं। चाहे मैं आपको ये सबके लिए बता रहा हूँ, दो इवन इवन इफ यू आर IIT ग्रेजुएट, IITian हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस एग्जामिनेशन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम, है ना। तो इवन इफ यू हैव क्लियर्ड IIT और कोई भी एग्जामिनेशन, यू नीड टू गो थ्रू दिस प्रोसेस। क्योंकि अगर NCERT इज द मोस्ट फंडामेंटल बुक दैट एवरी वन शुड गो थ्रू दिस बुक्स। और अभी 2-3 सालों में जो भी आपने, क्योंकि अभी आप फ्रेशर हो, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी 2-3 सालों में UPSC की जो एग्जामिनेशन पैटर्न, उसमें भी बहुत सारे अल्टरेशंस हुए हैं। और UPSC मैक्सिमम फोकस कहाँ कर रहा है कि किस तरीके से NCERT जैसे बुकों को मैक्सिमम थ्रस्ट दिया जाए और वहाँ से क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट किया जाए। तो UPSC जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो हमेशा से ही कॉन्सेप्चुअल ही होते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल की जो लिंकेज है वो NCERT से भी ज़्यादा हो गई है ना। तो आप टाइम टेबल, पहले तो आप इन सब बुक्स की आप एक लिस्ट बना लो कि मेरे को ज्योग्राफी में ये चीज़ें पढ़नी है, चाहे वो 7 से 12 की बुक हो, फिर इन्वायरमेंट में ये पढ़नी है, हिस्ट्री में मेरे को ये पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री का ये बुक पढ़ना है। इस तरीके से एक टाइम टेबल बना लो। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, धीरे धीरे आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर जो है वो पर डे आप एटलीस्ट 1 घंटे, स्टार्टिंग में ज़्यादा टाइम लगेगा, एटलीस्ट 1 आवर डेली, ये आपकी रूटीन होनी चाहिए, है ना। जब आप मॉर्निंग उठो, डेली 1 आवर न्यूज़पेपर पढ़ो। और जस्ट इसको एक एक एक्सरसाइज की तरह आपको नहीं देखना है कि जस्ट मैंने मॉर्निंग में उठा, न्यूज़पेपर पढ़ा, दैट्स इट, है ना। न्यूज़पेपर को पढ़ो, और छोटे छोटे छोटी चीज़ें जो हैं उसमें अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, अपनी एक बुकलेट रखो, वहाँ पे लिखो। सपोज अगर बुक में लिखा है कि रुपी प्लंजेस टू ऑल टाइम लो अगेंस्ट द डॉलर, तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या है। इसका मीनिंग ये है कि रुपी की जो डिप्रिशिएशन है, रुपी की वैल्यू जो है अगेंस्ट द डॉलर, वो ऑल टाइम लो हो गई है। तो ये क्यों हुई है, ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन एटलीस्ट यू ट्राई टू राइट दीज ऑन थिंग्स ऑन योर पेन एंड पेपर, और अपने आप को ये नोट्स के फॉर्म में आपको यहाँ पे लिखना है कि डिप्रिशिएशन क्या है ना। ये डेली का टास्क आपका होगा। डिप्रिशिएशन क्या है, अप्रिशिएशन क्या है, जो भी वर्ड्स आ रहे हैं ना, इन्फ्लेशन क्या है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या है, ये सब वर्ड्स आपको बहुत ही अजीब लगेंगे, तो वो आपको लिखते जाना है न्यूज़पेपर के दौरान। ये आपकी एक्टिविटी रहेगी, है ना। इसके बाद जब अभी आपने स्टार्ट किया है, अभी हमारे 2-3 साल से पहले, 1 साल पहले एटलीस्ट हुआ है, पहले राज्यसभा टीवी एक होती थी, उसको अब मर्ज करके राज्यसभा और लोकसभा दोनों एक मर्ज हो गया है। तो अगर आपके पास टाइम है, कभी कभी आप पढ़ के बोर हो गए हो, तो इन सब की एक आप थोड़ी देर के लिए लगा के बैठ सकते हो। इसमें बिग पिक्चर पहले था, अभी थोड़े दिन से बिग पिक्चर की जगह पे अलग अलग डिफरेंट ऐसे इस तरीके के न्यूज़ आते हैं, जो आप देख सकते हो कि आपके लिए कौन से बेनिफिशियल हैं, तो वो भी आप देख सकते हो अगर आपके पास टाइम है, थोड़ा सा आप बोर फील कर रहे हो इस टाइम पे, है ना। इसको मैंडेटरी मत करना आप। इसके बाद मैंने आपको बताया अपनी जो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ बुक्स करनी है कि कौन कौन से बुक्स मुझे पढ़नी है, NCERT की कौन सी बुक्स पढ़नी है, और फिर इसके बाद जो उसके ऊपर की जो लेवल की है उसको फिर मेरे को पढ़ना है। तो ये आपकी सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है।
अभी देखो, अगर आपने एनसीईआरटी को बिल्कुल ही अच्छे से कवर कर लिया, सारे एनसीईआरटी आपने पढ़ लिए, एक बार वन राउंड यू हैव कवर्ड अप, है ना, तो आप ये मत सोचना कि फर्स्ट राउंड कवर हो गए हैं तो मुझे सब पता है। यू नो नथिंग अबाउट दिस, ये आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ। जब भी क्वेश्चंस आएंगे, आप बहुत सारे क्वेश्चंस फंसेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, अपने बुकलेट में जब सेकेंड राउंड जब रिवीजन आप करोगे, उसमें जो सबसे पहले मैं आपको क्या बताया था कि जब सिलेबस देखो, पीवाईक्यू देखो। अब जो आपने एक राउंड की जो रीडिंग लगा ली है, अब फिर से पीवाईक्यू देखो, है ना। पीवाईक्यू देखने के बाद वहां पे आप शॉर्ट लिस्टिंग करो कि कितने टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। टाइप मतलब, सपोज मैं पॉलिटी की बात करता हूँ, हर साल एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चंस, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये 3 जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं पॉलिटी में, ये मैं बता रहा हूँ, है ना। तो इसके लिस्टिंग आउट करो कि ये कौन कौन से ऐसे हाई इम्पैक्ट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट होते हैं, हर साल। तो ये आपको जॉट डाउन करना है और फिर उस पर आपको वर्क करना है। ये आपको बेसिकली, आप फर्स्ट राउंड के बाद आप करोगे, उसमें भी बहुत सारे इश्यूज होंगे क्योंकि आपको लगेगा कि सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन इसके लिए आप अपने फ्रेंड की मदद ले सकते हो, या फिर मैं भी इस पे एक वीडियो बना दूंगा कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि हर साल यूपीएससी का फेवरेट एरिया रहता है और यहाँ से घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, है ना। अब आपने ये सारे चीज़ कर लिए, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपका क्या है, मॉक टेस्ट लगाना। आपने पढ़ाई तो कर ली, लेकिन आपको ये एनालाइज कैसे करोगे कि मैंने पढ़ाई जो की है, दिस इज गोइंग इन द गुड डायरेक्शन और राइट डायरेक्शन। उसके लिए आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट आप देते रहो, और उसमें मॉक टेस्ट देने के बाद, चाहे वो प्रीलिम्स के हो या चाहे मेंस के हो, प्रीलिम्स की स्पेसिफिक में बात कर रहा हूँ अभी। प्रीलिम्स के लिए आप क्या करो, जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, इसके बाद आप देखो कि आपके मार्क्स आ रहे हैं या कितने कम आ रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको बस एनालाइज करना है कि जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, रीजंस क्या है। अगर क्वेश्चंस फंडामेंटल राइट से आ रहे हैं, अगर इक्वलिटी के बारे में आ रही है और मैंने इक्वलिटी पढ़ी हुई है, तो वहाँ पे मेरे से मिस्टेक क्यों हो रहा है, ये आपको जानने की ज़रूरत है। और अगर मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो क्या मिस्टेक हो रहे हैं मेरे से। तो ये चीज़ें वर्क आपको करनी होंगी साइमल्टेनियसली आफ्टर दिस फर्स्ट रीडिंग और या फिर सेकंड रीडिंग के बाद, है ना। और इसके बाद अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी प्रीलिम्स के साथ साथ भी करते रहो और मेंस के भी साथ साथ करते रहो। प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी लगा सकते हो आप, मैं अभी मना नहीं कर रहा हूँ, बट मेजर फोकस शुड बी अराउंड पहला 8 मंथ जो है, कि आप कंटेंट को कैसे अपना कंसोलिडेट करो, कंटेंट को पढ़ो, है ना। चाहे वो बुक्स हो कोई भी, आप उसको पढ़ाई करो, 2 बार 3 बार उसको पढ़ाई करो, और जब आप रीड करोगे तभी फिर आप आगे कंसोलिडेट करोगे। इसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस करते रहो, जैसा मैंने बताया कि अगर प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट लगा रहे हो, उसके साथ साथ मेंस के भी मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करो। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या आता है, अपने शरीर पे ध्यान दो, एक्सरसाइज करो, और इसके बाद अच्छी नींद लो। तो ये चीज़ें आपको करनी है, धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप होंगी। अगर आपको बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, डायरेक्ट आप मेरे को मेल कर सकते हो, मेल मेरे इस यूट्यूब लिंक पे मिल जाएगा, है ना। और इसके अलावा यू कैन ऑल्सो पिंग मी अप इन द ऑन द व्हाट्सअप नंबर, है ना। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। मैं रिप्लाई थोड़ा सा लेट से भी कर देता हूँ, लेकिन विल ट्राई टू कनेक्ट यू, है ना। अब देखो, इसमें सबसे कंपोनेंट क्या है अभी आपको, अब अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली, इसमें आपको सेट करना है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, प्रीलिम्स क्लियर करना, मेंस क्लियर करना, इंटरव्यू क्लियर करना, ये आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हो गए। इसको आपको सब, ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव कैसे होंगे, देखो एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी स्टूडेंट को, देर इज़ ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द ड्रीम एंड द गोल। क्या डिफरेंस होता है, देखिए गोल जो होता है वो एक शॉर्ट टर्म होते हैं, लेकिन जो एक हमारा जो ड्रीम या फिर विजन होता है, ये लॉन्ग टर्म होता है ना। हमारा मेरा ड्रीम है कि आई वांट टू क्लियर द दिस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, दिस प्रेस्टिजियस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। लेकिन उसके लिए व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू वर्क ऑन द सर्टेन गोल्स। दीज सर्टेन गोल्स आर वीकली टारगेट, डेली टारगेट, है ना। तो डेली टारगेट आप बनाओ, आप ये मत सोचो कि दैट नाउ आई वांट टू क्लियर दिस। अभी देखो प्रॉब्लम क्या होता है कि जनरली स्टूडेंट्स व्हाट दे डू, दे ट्राई टू फॉर्मुलेट दीज थिंग्स इन देयर माइंड, लाइक मैं आज से ही आईएएस ऑफिसर हूँ, आई नीड टू वर्क अपॉन। आप एटिकेट्स बनाओ अपने बॉडी की, आप अपने नॉट लैंग्वेज स्पीकिंग जो जो पैटर्न है उसमें चेंजेस लाओ। मैं इसमें कोई चीज़ नहीं बोल रहा हूँ,
but at least you need to work on the certain activities that will ultimately lead you to the success. आप generally बिना किसी per day की जो activities हैं उसमें engaged हुए you cannot get this success, है ना, कभी भी आपको ये नहीं मिल सकता है. सो यू नीड टू कीप दीज प्रायोरिटीज कि आज मेरे को पॉलिटी के ये 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं, आज मेरे को एनसीईआरटी के मॉक टेस्ट लगाने हैं, है ना. तो ये छोटे छोटे टारगेट्स रखो, तभी आप ये चीज़ों को आगे लेके जाओगे. हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसमें क्या है कि आप ऐसे इस तरीके से अपने टाइम प्लान को डिवाइड करो कि सपोज मेरे को आज मंडे को पॉलिटी रिवाइज करना है और ट्यूसडे को इकॉनमी पढ़ना है और वेडनेसडे को ज्योग्राफी रिवाइज करना है और इकॉनमी भी रिवाइज करना है. तो इस तरीके से कुछ प्लान बनाओ जहाँ पे रिवीजन की भी एडुकेट टाइमिंग हो. रिवीजन कभी भी आप छोड़ो नहीं भी, क्योंकि बार बार जब पढ़ोगे तभी आपकी रिकॉलिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी और तभी जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसको आप इजी वे में उसको टारगेट कर पाओगे. तो ये आपको ध्यान देना है. अब देखो क्वेश्चन सवाल ये उठता है कि जो इम्पोर्टेंट जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो किस तरीके की गलती करते हैं रिलेटेड टू क्रैकिंग दिस सॉर्ट ऑफ एग्जामिनेशन विच इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी वेरी टफ वन, है ना. क्या डिफ़िकल्टीज होती हैं? देखो, अगर मैं बात करूँ 15 ऐसे मिस्टेक्स होते हैं जो कि जनरली स्टूडेंट्स करते हैं. सबसे पहले क्या करते हैं? डिपेंडिंग अपॉन द समवन एल्स. और ये डिपेंडिंग किस डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं. डिपेंडिंग चाहे वो किसी लव अफेयर हो, ऐसा किसी भी कैंडिडेट का, और वो उसकी हैप्पीनेस हो, वो किसी कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड हो गई डिफरेंट पर्सन से, अगले पर्सन से. तो ये जब दूसरा पर्सन, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उस एक्सपेक्टेशंस की फुलफिलमेंट नहीं होती है, तब हमें डिफरेंट एक धक्का पहुंचता है, या फिर हमारी जो मन की शांति है वो कहीं ना कहीं हिलती है. और इसी के चलते क्या होता है कि जो हमारे पर डे की एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें हैम्परिंग होती है. तो सबसे पहले आपको अवॉइड करना है कि आप डिपेंड ना हो किसी एल्स पे. ये डिपेंडिंग डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर से हमें लिंक हो सकता है ना. देखिए, सबसे इसके लिए इसके बाद आपको क्या करना है, कभी भी एक सेक्शन पे आप ये रिलायबिलिटी इसको आप डेवलप मत करो. मतलब कि अगर सपोज आपको एंशियंट इंडिया नहीं समझ में आ रहा है, मेडिवल इंडिया समझ में नहीं आ रहा है और पॉलिटी समझ में आ रहा है, तो देन क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट्स, दे ओनली रीड द पॉलिटी थिंग. तो उससे आपको सक्सेस नहीं मिलेगा. आप पॉलिटी में तो मास्टर हो जाओगे, लेकिन ओवरऑल आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ऐसा मानना जाता है कि यूपीएससी के जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, दे नो ईच एंड एवरीथिंग लिटिल लिटिल. किसी एक चीज़ में वो अपने आप को डेवलप करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं. और लास्ट में अभी मैंने आपको बताया कि इनसफिशिएंट रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि स्टूडेंट्स को पुल बैक करता है इन टर्म्स ऑफ सक्सेस, है ना. इसके बाद टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट मतलब टाइम मैनेजमेंट आपको कोडिफाई करना पड़ेगा कि अभी मेरे को 18 मंथ है, या फिर अगर 2023 वाले जो एस्पिरेंट्स अभी इसको देख रहे हैं उनके पास 6 मंथ हैं, तो कहाँ तक, मतलब कौन से मंथ तक दे विल प्रिपेयर फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन, और फिर मेन प्रीलिम्स के लिए फोकस करेंगे. मतलब मैं कभी आपको बाइफर्केशन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट यू शुड नो कि मेंस तक मैं दिसंबर तक करूँगा, चाहे वो ऑप्शनल की प्रिपरेशन हो, चाहे अगर मेरे एसे खराब हो. और अगर 2023 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो दिसंबर के बाद या जनवरी फर्स्ट वीक से आप स्विच हो जाएं इन द मोड ऑफ द प्रीलिम्स. क्योंकि आपको प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे कौन कौन है, पॉलिटी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ऐसे सब्जेक्ट्स को आपको मैक्सिमम थ्रस्ट देना है, मैक्सिमम रिवीजन देना है ना. तो ये प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होता है. इसके बाद मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, दीज आर द हाई इम्पैक्ट टॉपिक्स, उनको आपको पढ़ना है. फिर इसके बाद प्रीलिम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो अपने एक्यूरेसी पे ध्यान देना है. क्यों क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं ये आपको देखना है जब भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो. इसके बाद सेल्फ स्टडी करनी है. हमेशा ग्रुप में स्टडी आप करो, लेकिन इसके लिए दिक्कत ये है कि आप रिलायबल बन जाते हो किसी और पे. आप इत्मीनान से अकेले लाइब्रेरी में बैठो और आराम से सेल्फ स्टडी करो. स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है कि मुझे अगर आर्ट एंड कल्चर पढ़नी है तो मैं एनसीईआरटी की बुक्स नहीं पढ़ता हूँ, डायरेक्ट नितिन सिंघानिया की बुक पढ़ता हूँ, तो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अगर हम बात करें किस तरीके के डांसेस हैं इंडिया में, तो ये डांसेस वहाँ पे भी लिखा हुआ है, लेकिन ये डांसेस थोड़ी से इजी लूसिड मैनर में एनसीईआरटी में लिखा है. तो ये स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएशन होता है. फिर इसके बाद क्या है? मॉक टेस्ट ना देना. आप पढ़ाई तो कर रहे हो लेकिन मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो आप अपने आप को एनालाइज ही नहीं कर रहे हो कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, है ना.
और स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क करने का मतलब ये होता है कि अपने आप को अब टाइम इस तरीके से डिवाइड करो कि सिर्फ आप रिवाइज ही नहीं कर रहे हो, या फिर स्मार्ट वर्क का ये सारे जो मैं फैक्टर्स बताएं, इसमें आप अच्छे से चीज़ों को मैनेज अगर कर रहे हो, इसी को स्मार्ट वर्क बोलते हैं। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या होता है? स्मार्ट वर्क का मतलब ये होता है कि इफ़ यू नो दैट हाउ एंड व्हाट आर द टॉपिक्स आई नीड टू गिव मोर थ्रस्ट, आप अपने आप को एनालाइज कर पा रहे हो कि नो नो आई डू नॉट नो हाउ टू टैकल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एंशियंट इंडिया, तो वहाँ पे इसको स्मार्ट वर्क बोलते हैं, अपने आप को एनालाइज करना, है ना। फिर इसके बाद सबसे जो एक लैकिंग फैक्टर मेरे को लगता है कि जो भी एस्पिरेंट होते हैं दे प्रिपेयर फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन एट द सेम टाइम। अगर आप डेडिकेटली सिंगल माइंडेड होके एक एग्जामिनेशन के ऊपर फोकस करें, दैन दैट विल बी अल्टीमेटली लीड टू यू सक्सेस, ये मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो पुलिंग फैक्टर है फॉर द स्टूडेंट्स, वो है प्रोकेस्टिनेशन। प्रोकेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है कि आज मैंने टाइमिंग संडे को मॉक टेस्ट लगाने का रख रखा है, लेकिन मैं आज नेटफ्लिक्स देखने लगा, आज मैं दोस्तों के साथ बाहर घूमने चला गया। सो दिस इज कॉल्ड द प्रोकेस्टिनेशन। यू स्टिक टू द टाइम, यू ट्राई टू फुलफिल दोज एरियाज एंड दोज द टाइम पीरियड दैट यू हैव डिसाइडेड, और इसके बाद आपको जो करना है करो, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है इसमें, क्या करते हैं स्टूडेंट्स, डिफरेंट रिसोर्सेज को कवर अप करने की कोशिश करते हैं। अगर एक बुक ज्योग्राफी की है तो ज्योग्राफी के लिए महेश बर्नवाल भी पढ़ेंगे, या फिर अलग कोई भी ऑथर है उसके भी बुक पढ़ेंगे। आप एक रिसोर्सेज को उठाओ, एक रिसोर्सेज को 10 बार पढ़ो। दिस इज आई एम सेइंग दिस अगेन, डू नॉट रीड टू मेनी बुक्स फॉर द वन सोर्स, वन स्टडी, वन सब्जेक्ट। ट्राई टू रीड वन बुक 10 times rather than रीडिंग 10 books वन टाइम, है ना, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद रिलाइंग ऑन द पास्ट क्रेडेंशियल, नहीं नहीं आई एम द आई आई टी एन, आई एम द आई एम कैंडिडेट, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यू आर आई आई टी एन और यू हैव जस्ट ग्रेजुएटेड। इस फील्ड में, इस एग्जामिनेशन में एवरी वन इज रिलाइंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म एंड दे आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। यहाँ से आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल तक कैसे ले जाते हैं, दिस विल डिफाइन आइदर यू विल गेट द सक्सेस और नॉट, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो भी पीयर प्रेशर है पेरेंट्स की तरफ से, फ्रेंड सर्कल की तरफ से, इसको साइड में रखो। जस्ट कॉन्सेंट्रेट, टेक अ डीप ब्रेथ एंड प्रिपेयर। दिस विल अल्टीमेटली लेट यू to success in this examination. Okay, so this is all about the strategy for the this examination. And one more thing I would like to say, अगर आपको questions है mean related to if you are preparing for the 2023, then you can ask me any questions. और इसमें मैं आपको बता दूँ इसके लिए I think it will be good if I prepare one more video related to how to prepare for the 2023 examination. और अभी क्योंकि 6 months अराउंड बचे हुए हैं, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट वीडियो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू मेक इट वन साउंड पॉलिसी फॉर द 2023। उसमें एक मैं स्ट्रक्चर भी बना दूंगा कि किस तरीके से कौन से मंथ में क्या पढ़ सकते हो, और बाय इम्प्लीमेंटिंग दैट थिंग यू कैन श्योरली सॉट गेट द प्रीलिम्स, क्लियर द प्रीलिम्स, और फिर देन वी कैन डेवलप सम सर्टन चेंजेस इन द मेंस एग्जामिनेशन, उसके लिए वी कैन डेवलप दिस थिंग्स, है ना। So thank you everyone, thank you for the joining.